आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। सीएम धामी ने यूसीसी बिल को पेश किया है। विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने यूसीसी बिल पेश किया, जिसके बाद विपक्ष ने विधानसभा में ही हंगामा कर दिया। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। सीएम धामी ने यूसीसी बिल पेश किया। विपक्ष ने बिल पेश होने के बाद विधानसभा में हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में सीएम धामी ने यूसीसी बिल पेश किया। सीएम धामी ने यूसीसी बिल पेश किया, जिसके बाद विपक्ष ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सीएम धामी ने यूसीसी बिल पेश किया है। उत्तराखंड सदन में यूसीसी पेश किया गया, जिसके बाद सदन के अंदर हंगामा मच गया। विपक्ष के नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाए और विधेयक पर कल चर्चा करने को कहा गया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यूसीसी का मसौदा उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया। इसी को लेकर कहा गया है कि सदस्यों को पढ़ने का मौका मिले। सदन में नियम तार होने का भी आरोप लगाया गया। आरोप लगाते हुए विपक्ष ने कहा कि सदन में प्रश्नकाल स्थगित होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि मंगलवार को सदन में यूसीसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया, जिसके बाद वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों से सदन गूंज उठा। सीएम धामी ने सदन से विधेयक को रखने की अनुमति मांगी, जिसके बाद सदन ने मंजूरी दे दी है। यूसीसी के बिल को लेकर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस यूसीसी बिल और सदन की कार्रवाई दोनों का विरोध करती हुई नजर आई। तो वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये बिल जनता के हित में है। कांग्रेस को इसका जबरदस्ती विरोध नहीं करना चाहिए। प्रशांत भाई, ये सरकार यूसीसी लाने जा रही है, आज रख रही सदन नोटिस पे, किस तरह का सरकार स्टैंड आने वाला है कांग्रेस का? क्योंकि ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम विरोधी कानून है, आप खुद एक मुस्लिम है, किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, उसमें जो आज सरकार यूसीसी लाना चाह रही है विधानसभा में, उसमें हमारा यही कहना है कि उसमें सभी धर्म गुरुओं की सलाह होनी चाहिए थी, वो सरकार ने नहीं की और बहुत जल्दी में ये कानून लाना चाह रहे हैं। तो हमें सिर्फ क्योंकि इतना हमारे पास ड्राफ्ट नहीं आया, तो हमें क्या मालूम कि उसमें क्या है। हम अपनी सरकार से यही मांग करेंगे कि पहले हमें ड्राफ्ट दिया जाए और इसे हमें पढ़ने के लिए कुछ टाइम दिया जाए। इसलिए प्रवर्तन समिति में ये अभी रखा जाए और जब सभी धर्म गुरुओं की सभी पार्टियों की राय जाएगी, उसके बाद ये लागू किया जाए। मुझे लगता है कि अब जब सदन में रखा जाएगा तो सदन की अमानत है, सदन के पटल पे आएगी तो सब लोगों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। सब लोगों को पढ़ के उसका उत्तर देना चाहिए और सिर्फ इसलिए कि हमें 15 दिन चाहिए और 1 महीना चाहिए और इसलिए हम पहले विरोध करेंगे कि हम बहुत एक वर्ड का परीक्षण करेंगे। ऐसा क्या है जिसका एक वर्ड का परीक्षण किया जाए? तो 4 बड़े बिंदु सामने आ जाएंगे। अगर विरोध वाली स्थिति है तो विरोध कीजिए, भागने से तो काम नहीं चलता। मुझे लग रहा है विपक्ष भाग रहा है और विपक्ष का भागना विपक्ष की कमजोरी को दर्शाता है। नहीं, तानाशाही रवैये का आरोप लगाया, तानाशाही रवैये की तरह इसको जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की जा रही है बिना विपक्ष के चर्चा के। इससे साफ दिख रहा है कि विपक्ष भाग रहा है और मैं ये कहता हूँ कि जो बहस से भाग जाए, जो डर के भाग जाए, जो सामना न कर सके, अगर कुछ कमी है
तो चाहिए विपक्ष को सामने आए और बताए ये कमियां हैं। भागने से काम नहीं चलता लोकतंत्र में। मुझे लगता है कांग्रेस की या विपक्ष की ये कमजोरी है कि विपक्ष भागा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी गैंगरेप मामले पर कहा कि कार में अपहरण करना ये घटना अत्यधिक चिंतावर्धक और शर्मनाक है। ये राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। दोषियों को कड़ी से सजा मिले ये सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। यूं भी महिलाओं पर अत्याचार करने के मामले में राज्य का रिकॉर्ड चिंताजनक है। हल्द्वानी थाने में कल शाम में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक युवती के द्वारा गैंगरेप का आरोप लगाया। इसमें हमारी जो पुलिस की टीम है उसने जो छानबीन की है, सीसीटीवी सर्विलांस किया, पीड़िता का जो मेडिकल हुआ है, जो डॉक्टर के बयान है और पीड़िता के जो बाद में बयान लिए गए, उनके आधार पर यह घटना गैंगरेप की नहीं है। पीड़िता के साथ में किसी तरह का बलात्कार नहीं हुआ, उसके साथ में छेड़खानी घटना हुई है। इस संदर्भ में बलात्कार की धारा जो है उसको छेड़खानी में कन्वर्ट कर दिया गया और छेड़खानी और अपहरण की जो धारा है उनके तहत अग्रिम विवेचना चल रही है। कितने आरोपी सर इसमें गिरफ्तार हुए? इस मामले में 4 आरोपी हैं जो पुलिस के द्वारा कब्जे में हैं। सड़क सुरक्षा महीने के चलते चमोली पुलिस और परिवहन विभाग ने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ जागरूकता रैली निकाली। इस जागरूकता रैली को चमोली के पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि चमोली पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में जिला पुलिस ने 15 जनवरी से मनाए जा रहे 34वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया। पुलिस की तरफ से निरंतर आम जनमानस, स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक किया जाता है। तो सड़क सुरक्षा माह के चलते पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है, जहां परिवहन विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान चमोली में स्कूली छात्रों के साथ रैली निकाली गई, उन्हें यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। 34वें समारोह को लेकर ये आयोजन किया गया, जहां सड़क सुरक्षा के चलते लोगों को जागरूकता दी गई। खबर हल्द्वानी से है, जहां हीरानगर स्थित वीनस ट्रेडर्स कपड़ा शोरूम के गोदाम में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हल्द्वानी में गोदाम में आग लग गई, जिसके कारण लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आ रही है। शोरूम के गोदाम में आग लग गई, जिसके चलते भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि लाखों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। विधानसभा विशेष सत्र के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और भोजन माता यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर धरना किया। इस दौरान विधानसभा के बाहर आंगनबाड़ी और भोजन माताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार भोजन माताओं को हटाना चाहती है, जिसका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। धन मिलता है ना, हमें कुछ भी मिलता है, केवल 3000 रुपया मिलती है, वो भी सैलरी हमें टाइम पर नहीं मिलती, 4-4 महीने में मिलती है। सरकार ने हमें ऐसे बोल दिया कि ये हटाया जाएगी, जिसका बच्चा पढ़ेगा। उस टाइम तो हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, अब हमारे बच्चे इंटर पास होके चले गए, तो अब दोबारा बच्चा कहाँ से लाएंगे हम? तो ये सरकार जो भी करी हमारे साथ बहुत गलत करी है। हमारे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। भोजन माताएं हटाया नहीं जाएगी, जो पहले से लगे हैं वो लगे रहेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका कर्मचारी यूनियन C2 से लक्ष्मी पंत प्रांतीय कोषाध्यक्ष हूँ। आप लोगों की क्या समस्या है कि आज आप लोग सड़कों पर उतर गए अपनी मांगों को लेकर? क्या कुछ मांगे आप?
देखिए हमारी सारी समस्याएं हैं। हम 3 तारीख को 9 तारीख को अपने जो डायरेक्टर हैं सचिवालय में उनसे मिलने के लिए गए थे। हमारी जो मांगे थी हमने उनके पास रखी थी। उन्होंने सभी मांगों का निवारण करने के लिए हमसे वादा किया था और ये भी कहा था कि हम तुमसे मतलब इसके बारे में एक बैठक रखेंगे और तुम्हें उस बैठक में बुलाएंगे। और हमारा मांग पत्र में ये दिया गया था अगर हमारी मांगों पे अमल नहीं किया गया तो हम आगे आंदोलन करेंगे। तो हम कुछ मांगे थी, आपकी मांगों के बारे में हमारी मांगे यही थी कि हमारा न्यूनतम मानदेय लागू किया जाए। अगर मानदेय न्यूनतम लागू नहीं होता तो हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं जिन्हें 15, 20, 25, 30 साल हो गए आंगनबाड़ी में लगे हुए, उसमें प्रमोशन की सुपरवाइजर की एक लिस्ट निकल गई है। हमारी मांग है कि दूसरी लिस्ट भी तुरंत निकाली जाए। और जो मिनी केंद्र है, उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। ये सत्र आगामी 8 फरवरी तक चलेगा। सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सदन के सभी सदस्यों ने दिवंगत विधायकों के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। देखिए, कार्य मंत्रणा की आज बैठक हुई है और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि यूसीसी को जो है कल हम लोग ले करेंगे और साथ ही साथ जो आंदोलनकारी वाला जो हमारे पास प्रवर समिति को सबमिट हुआ था उसको रिपोर्ट जो है उसको भी हम कल टेबल पर ले करेंगे और यूसीसी पर चर्चा शुरू होगी। विपक्ष कह रहा है कि हमने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या हम दिया है? देखिए, ऐसा अभी मेरे पास कुछ इस तरह की चीज नहीं आई है। उन्होंने जरूर वो उठे वहां से, लेकिन अभी इस तरह की चीज मेरे पास नहीं आई। क्या क्वेश्चन आवर होगा इस दौरान? नहीं होगा। देखिए, ऐसा है, यूसीसी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट केवल देश के लिए नहीं, उत्तराखंड की। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे युग दृष्टा हैं, भविष्य को देखने वाले हैं। देश के हर एक जनगण मन की वो चिंता करते हैं और आगे आकर नौनिहालों के, कर्णधारों के, नौजवानों के, युवाओं के या प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां इस नकल के कारण आती हैं वो भली भांति जानते हैं और वो वह सब काम करते हैं जो देश को जिसकी जरूरत होती है। इस नकल विरोधी कानून की भी देश को जरूरत है और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर उतर रही है। सर, विपक्ष का कहना है कि ट्राइबल एरिया को इससे बाहर रखा गया तो ये समान नागरिक संहिता का कार्य मंत्रणा की बैठक आहूत की गई और उस बैठक में स्थगित जो सत्र था उस स्थगित सत्र को जो है पुनः आहूत किया गया। जब स्थगित सत्र को पुनः आहूत किया जाता है तो वो स्पेशल सेशन नहीं कहलाता है। सरकार को चाहिए था कि वो सत्र को का जो सत्रावसान करती और सत्रावसान करने के बाद कहती कि यूसीसी के लिए हम विशेष सत्र आहूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये कुछ नहीं किया। और 25 जनवरी 2024 को विधानसभा के सचिव आपसे एक बात कही कि कार्य मंत्रणा समिति विधानसभा सत्र के दौरान आवश्यक होती है। अगले दिन जो कार्यसूची होती है कार्य मंत्रणा समिति तय करती है। यदि आपको याद हो, जब यूसीसी का विषय भी आपने एक बार मेरे से पूछा तब भी मैंने यही कहा था कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोग तय करेंगे किस दिन हम यूसीसी लाएंगे। लेकिन ये भी हमने कहा था कि हम 6 तारीख को लाने का प्रयास करेंगे। कार्य मंत्रणा समिति की 5 तारीख को बैठक करेंगे। आज हमने बैठक की, उसमें हमने कल के लिए एजेंडा तय किया है। तो इसमें कोई कारण मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा विपक्ष है ना तो उसके पास कोई मुद्दा है। और देखिए, कार्य मंत्रणा समिति की जो आज बैठक हुई है और ये जो विधानसभा का सत्र है, सत्रावसान नहीं हुआ है और न ये कोई स्पेशल सेशन है।
लेकिन सरकार की मंशा, सरकार की नीयत साफ जाहिर हो रही है। और यह जो कार्य संचालन नियमावली है, जो कांग्रेस की जो कार्य संचालन नियमावली है, जो परंपराएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसको सरकार संख्या बल के बलबूते पर आधार पर दबाना चाहती है। और कल इनका सरकार की ओर से सरकार का पक्ष है, संसदीय कार्य मंत्री का पक्ष है। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने राजभवन में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें कि 5 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा के विशेष सत्र पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नियमों और परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कार्य मंत्रणा समिति में ये बात रखी गई कि अगर विपक्ष के विधायक सदन में बात नहीं रख सकेंगे तो कहां रखेंगे, जिससे ये पता चलता है कि सरकार प्रश्नकाल और कार्य स्तंभ प्रस्ताव को समाप्त करना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियमों और परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही है। और जिस तरह से आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मैंने और माननीय प्रीतम सिंह जी ने अपना पक्ष रखा कि जो हमारे माननीय विधायक हैं वह अपनी बात को सदन में नहीं रखेंगे तो वो कहाँ अपनी बात को रख पाएंगे। ये प्रश्नकाल को समाप्त करना चाहते हैं, कार्यस्थल प्रस्ताव को समाप्त करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि 25 जनवरी का में इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है विधानसभा सचिव विधानसभा ने, इसमें कार्यस्थल स्थगन के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में उठापटक देखने को मिल रही है। इसी क्रम में देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव व मीडिया चेयरमैन रहे पीके अग्रवाल ने अपनी पत्नी लक्ष्मी अग्रवाल के साथ बीजेपी का दामन थामा। पीके अग्रवाल और उनकी पत्नी लक्ष्मी अग्रवाल पहले भी बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं। वहीं उनके नेतृत्व में कांग्रेस और अन्य दलों से भारी तादाद में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिसके चलते पूरा बीजेपी कार्यालय जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी का चुनावी रथ केंद्र सरकार में हैट्रिक की ओर बढ़ रहा है और हम भारी बहुमत से उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे। जितना जो कार्यकर्ता है उनमें 0.1% आदमी टिकट की सोचता है। 99.9% जो आदमी है वो या तो देश के सोचता है, समाज के प्रति सोचता है या विचारधारा से जुड़ता है। तो इसमें टिकट का कोई मामला नहीं, या हाईकमान करता है, जिस पार्टी में रहते हैं वो डिसाइड करता है। ठीक है। लक्ष्मी जी उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस सहित अनेक दलों के लोगों ने पार्टी में हिस्सा लिया और मैं उनका हृदय से मैंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया है। मोदी जी के विकास, पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। 2 दिन के हमने समय दिया था, बड़ी संख्या में आज सैकड़ों की संख्या में उनके साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुड़े हैं। और मैं कह सकता हूँ ये मोदी जी के जो चुनाव का रथ है उत्तराखंड का हैट्रिक की ओर बढ़ रहा है। हम 500 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, क्या आप कांग्रेस का लक्ष्मी जी उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस सहित अनेक दलों के लोगों ने पार्टी में हिस्सा लिया और मैं उनका हृदय से मैंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया है। मोदी जी के विकास, पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। 2 दिन के हमने समय दिया था, बड़ी संख्या में आज सैकड़ों की संख्या में उनके साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुड़े हैं। और मैं कह सकता हूँ ये मोदी जी के जो चुनाव का रथ है उत्तराखंड का हैट्रिक की ओर बढ़ रहा है। हम 500 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, क्या आप कांग्रेस का लक्ष्मी जी उनके साथ बड़ी संख्या में
कांग्रेस सहित अनेक दलों के लोगों ने पार्टी में हिस्सा लिया और मैं उनका हृदय से मैंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया है। मोदी जी के विकास, पुष्कर धामी जी के विकास के से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। 2 दिन के ये हमने समय दिया था, बड़ी संख्या में आज सैकड़ों की संख्या में उनके साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुड़े हैं और मैं कह सकता हूँ ये मोदी जी के जो चुनाव का रथ है उत्तराखंड का हैट्रिक की ओर बढ़ रहा है। हम 500 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। सर क्या आप कांग्रेस का लक्ष्मी जी उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस सहित अनेक दलों के लोगों ने पार्टी में हिस्सा लिया और मैं उनका हृदय से मैंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया है। मोदी जी के विकास, पुष्कर धामी जी के विकास के से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। 2 दिन के ये हमने समय दिया था, बड़ी संख्या में आज सैकड़ों की संख्या में उनके साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुड़े हैं और मैं कह सकता हूँ ये मोदी जी के जो चुनाव का रथ है उत्तराखंड का हैट्रिक की ओर बढ़ रहा है। हम 500 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। सर क्या आप कांग्रेस का लक्ष्मी जी उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस सहित अनेक दलों के लोगों ने पार्टी में हिस्सा लिया और मैं उनका हृदय से मैंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया है। मोदी जी के विकास, पुष्कर धामी जी के विकास के से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। 2 दिन के ये हमने समय दिया था, बड़ी संख्या में आज सैकड़ों की संख्या में उनके साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुड़े हैं और मैं कह सकता हूँ ये मोदी जी के जो चुनाव का रथ है उत्तराखंड का हैट्रिक की ओर बढ़ रहा है। हम 500 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। सर क्या आप कांग्रेस का लक्ष्मी जी उनके साथ बड़ी संख्या। देखिए आज मेरी भाजपा में वापसी हुई है और निश्चित रूप से ये समय, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश का और देश का जो माहौल है प्रभु श्री राममय है और कोई भी उनसे अछूता नहीं है, तो हर एक भावना होती है। तो मुझे ये सही समय लगा कि इस समय जो भाजपा का वो है तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो हमने डिसीजन लिया। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनय ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। दिनेश धनय टिहरी विधानसभा से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार में पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं उनकी सदस्यता ग्रहण करते ही पूरी बीजेपी कार्यालय में जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे, जिसके साथ अन्य लोगों ने भी बीजेपी का दामन थामा। इस बीच दिनेश धनय ने कहा कि उन्हें किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं रहने का नुकसान 2 बार उठाना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की सलाह का सम्मान करते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। माहौल है, वातावरण है, उस वातावरण से मेरे कार्यकर्ता भी और जो मेरे जनपद के लोग हैं वो भी प्रभावित हैं और उनकी सलाह पहले भी थी कि आपको किसी राजनीतिक दल में रहना चाहिए और उसका नुकसान 2 बार मुझको उठाना पड़ा और कार्यकर्ता तब भी खड़े हैं और आज भी खड़े हैं, लेकिन मैंने उनकी बात को पहले नहीं मानी और इस समय उनकी बात का सम्मान करते हुए उनकी जो सलाह थी उसको मानते हुए जो राष्ट्रीय जो मुख्य धारा में शामिल होने का हमने निर्णय लिया, इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस बात पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने भारत को मंदी की हालात से बाहर निकालकर सबल भारत बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में अनेकों सुंदर उदाहरण मनमोहन सिंह ने प्रस्तुत किए और बातें कम काम ज्यादा का उदाहरण यदि किसी प्रधानमंत्री ने पेश किया है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर उनको दिया गया भारत रत्न, उनका योगदान है देश की राजनीति में, लेकिन उनसे ज्यादा अगर कोई डिजर्विंग है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। 1991 में जब देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस वक्त देश को उबारने का काम एक वित्त मंत्री के तौर पर और एक प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। बातें कम और काम ज्यादा का एक नायाब उदाहरण अगर कोई है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जिन्होंने 2 बार उनके
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।